क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, आनंद कादम्बनी के संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का है, जयशंकर प्रसाद की कृति है, जयशंकर प्रसाद की कृति है आषाढ़ का एक दिन, कुटज, ध्रुवस्वामिनी, आत्मने पद। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुवस्वामिनी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मने पद निबंध है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है मेरे प्यारे बच्चों, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का है, द्विवेदी युग के लेखक हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, सरदार पूर्ण सिंह। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के लेखक हैं, यानी महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री हैं, जयशंकर प्रसाद छायावादी के कवि हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का है, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार। तो पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, वृंदावन लाल वर्मा। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का है, किस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं? कामायनी में है, प्रिय प्रवास में, साकेत में है, वैदेही वनवास में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं, और साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 20 सर्ग हैं, और ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, और इसमें 17 सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है, और इसमें 14 सर्ग हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, छायावाद युग की समय सीमा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, छायावाद युग की जो समय सीमा है वो है 1919 से 1938। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1954, 1943, 1951, 1962। तो मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगर दूसरा तार सप्तक की बात करें तो उसका समय सीमा है 1951। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1962। तार सप्तक के संपादक हैं मेरे प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है झरना, युगांत, यामा, उर्वशी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो युगांत है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, और यामा महादेवी वर्मा की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बीणा पर मिला है, कला और बूढ़ा चांद पर मिला है, चिदम्बरा पर मिला है, लोकायतन पर मिला है। तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा रचना पर मिला है। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। और लोकायतन पर मिला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगे उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भूमि शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए, माता शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो अभी आपने पढ़ा था राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अभी पढ़ा था, लेखक ने कहा कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। फिर मेरे प्यारे बच्चों है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको व्याख्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक चीज़ आपको हम बता दें, अगर आपको व्याख्या नहीं आती है तब भी आप कुछ मिलता जुलता शब्द उसी से संबंधित लिख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म है। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। भाषा, देखिए भाषा शब्द से पता चल गया, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त तो नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से अवतरित है। नए शब्दों की खोज की क्यों आवश्यकता होती है, आपने अभी पढ़ा था, भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। ठीक है, भाषा किसका अभिन्न अंग है। तो भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत का अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो आपने अभी पढ़ा था, भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इसके बाद अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है आपको। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, राधा पवन से कहती है, पवन मथुरा जाते समय कोई लज्जा से युक्त पथिक महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी के। तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना जो थोड़ी सी शर्मित हो, गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर करना। ओठों की वो कमल मुख की मलिनताएं मिटाना, ओठों की और कमल मुख की सूखापन यानी मलिनता को मिटा देना।
कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई थकी हुई किसान स्त्री खेत में जो दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो ला, यदि आकाश मार्ग में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके गर्मी से तपी हुई स्त्री के ऊपर छाया करना और उसे सुख प्रदान करना। तो इस चैप्टर को आप जानते हैं कहाँ से लिया गया है, ये पवनदूतिका है और इसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। इसके बाद तीसरा है, राधा पवनदूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है, तो परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, राधा ने पवनदूतिका को पथिक किसी स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा, राधा ने पवनदूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा, तो मेघ द्वारा छाया करने को कहा। कृषक ललना शब्द में कौन सा अलंकार है, तो इसमें मानवीकरण है, उपमा अलंकार है। ठीक है। कृषक ललना शब्द में मानवीकरण है और उपमा अलंकार है। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, कहते आते थे यही अभी नरदेही, यानी के कहती है कि संसार के लोग अभी तक यही कहते आते थे, माता ना कुमाता, माता बुरी नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र खराब भले ही हो जाए। अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, के कहती है जब विधाता हमारे अनुकूल है तो अब सभी लोग यही कहेंगे कि पुत्र ही पुत्र रहता है, माता कुमाता हो जाती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने केवल भरत का बाहरी शरीर ही देखा, उसका मजबूत हृदय नहीं देखा, उसका कोमल शरीर नहीं देखा, परमार्थ न देखा, केवल अपना स्वार्थ ही देखा। इसी कारण तो आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। के कहती है युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहे कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी केकेयी थी। ठीक है। तो इसको आप जानते होंगे कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित केकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने बता ही दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, तो केकेयी ने प्रायश्चित किया है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये है 80 शब्द में लगभग लिखना है, 5 अंक का है। कैसे लिखना है मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी जल्द वीडियो मिल जाएगा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद। इसके बाद 6 है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट कहानी का वीडियो। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर 7 नंबर है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में 5 अंक का। तो ये खंड काव्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होते हैं, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। 7 अंक तभी मिलेंगे जब आप संदर्भ लिखेंगे और साथ में अनुवाद करेंगे। धन्यो अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लिसत जनमानस पावनी, भव्य भावो उद्भाविनी, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यह लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में अस्य मन इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारा रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखना है देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। फिर अथवा करके दिया है, इसको भी देखते हैं। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग ही के संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, अतः इनके चाहने वालों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तो संदर्भ लिख देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर है, क्या कह रहा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। तो सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, जल बिंदु निपातेन करमसा पूरिते घटा, जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का है, 2 प्रश्न के उत्तर करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। इसके बाद 10 का क, ख और गा है, रस अलंकार छंद, करुण एवं श्रृंगार रस, उपमा अथवा श्लेष अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलीय छंद। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। फिर है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, भारत में आतंकवाद। तो इसका ही वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद 12 का पहला है, नायिका का संधि विच्छेद होता है नय प्लस अका, गुम्फिता का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे बच्चों गुम प्लस फिता, क्या होता है, गुम प्लस फिता, गुम प्लस फिता होता है। इसके बाद है प्रेजते का संधि विच्छेद होता है प्रा प्लस एजते, प्रे प्लस एजते। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक का समास विग्रह करके समास का नाम। तो नीलाम्बुजम माने इसमें कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों, कर्मधारा है, दशानन में बहुब्रीहि है। इसके बाद 13 नंबर है, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जो अपना समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहा है और अपने अध्ययन के प्रति सचेत नहीं है, अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई है तो एक पत्र लिखिए। 8 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। लिखता, लिख शब्द है, अक प्रत्यय है, लिख धातु है, अक्त प्रत्यय है, कृत्वा में क्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, ठीक है। और दृष्टव्य में दृश्य धातु है, तव्यत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो बलवान, बलवान में कौन सी प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है, और महत्व में अक्तु प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद है खा नंबर, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाशा छात्रे समम स्नात, समम आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो साहयुक्ते प्रधाने सूत्र से इसमें तृतीय विभक्ति है। श्री गणेशाय नमः, नमः आ गया है, नमः स्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम वसट सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है। मातु हृदय कन्या प्रति स्निग्ध भवत, अभिता परता समय अनिक्सा हा प्रति योगे अपि सूत्र से द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।